फिजिक्स में जब आप आते हैं, खासकर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, तो कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ऑलरेडी बेसिक फिजिक्स में हमने बहुत चीजें क्लियर कर रखी है आपकी, है ना। ऑलमोस्ट चीजें मैंने क्लियर कर रखी है, बता रखी है। लेकिन कुछ ऐसे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिसकी नीड है, यानी जिसको आप अगर जानेंगे तभी सीख पाएंगे। तो आइए कुछ सवाल हम आपके साथ करते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है और आपको आना चाहिए। अगर ये सवाल फिजिक्स में आप सीख जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए आप जिस चैप्टर में भी जाएंगे और वहां न्यूमेरिकल बेस्ड काम होगा तो वहां पर बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप समझिए फिजिक्स में क्या क्या सवाल हैं हमारे सामने। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज सवाल बता रहा हूँ, इसको चाहिए तो कॉपी में राइट डाउन करके चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लिखता हूँ क्वेश्चन 1। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, देन आपके मैं एक सवाल या एग्जांपल दूंगा। वैसे बेसिक में किया हुआ है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, ध्यान सुनना आप। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं वो सिखाऊंगा ना, फिजिक्स में थोड़ा सा तरीका मैंने बदल दिया पढ़ाने का। मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा जहां फंसोगे, तो फंसने से पहले निचोड़ देता हूँ। और यहां पर देखना ध्यान से आप, इसका ना हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाना है। तो एफबीडी से पहले हल्का हल्का ब्रेक करते हैं पहले। लेट मी सपोज कि इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे। लेट मी सपोज मान लेते हैं इसको आप खींच रहे हो, इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ध्यान सुनना। और यहाँ पर जो है ये जो एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये मान के चलो थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो अगर यहाँ थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है और आपको ये शो करना है कि भाई यहाँ पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, इस वेक्टर को अगर हम कैलकुलेशन में लाएंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको अब बहुत इजी है। इसको इस तरीके से पहले स्प्लिट करो। पहले लिख दो ये हमारा एफ है, आराम से। वेक्टर एफ हो गया ये। अब इसको दो भाग में स्प्लिट करो। देखो, हमेशा 90 डिग्री पे लेकर जाना, एक्स वाई की तरफ। एक तो ये हो गया आपका, और एक ये हो गया आपका। ध्यान सुनना। तो यहां पर आप क्या करोगे कि जहां पर भी थीटा बनेगा ना आपका, जहां भी थीटा बनेगा वो लाइन कंपोनेंट कहलाएगा। दोनों ही हालांकि कंपोनेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये इसको कंपोनेंट कहने का आप कहेंगे। देखिए, अगर मैं इसको अगर एक्स लेके चलूंगा तो इसको मुझे एफ एक्स बोलना चाहिए, और इसको मुझे एफ वाई बोलना चाहिए। दो कंपोनेंट स्प्लिट किया हमने, एफ एक्स और एफ वाई, है ना। एक एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया। अब देखिए, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पर बेसिकली ये जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी नीचे वाले की, वो आएगी एफ कॉस थीटा। ये दिमाग में मत लेके चलना आप लोग कि हमेशा नीचे वाला ही कॉस थीटा होगा। मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस लाइन पे एंगल बनेगा ना, आप उस लाइन को रेफरेंस करना कॉस थीटा के टर्म में, और इसके बगल वाला साइन थीटा जाएगा, यानी एफ बाई की वैल्यू जाएगी एफ साइन थीटा जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको कैसे ये स्प्लिट हुआ है? बताइए, क्लियर है ये आप लोग को? यस सर। हाँ, यस सर। ये सब काम आएगा। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पहले ही मैं सब बता दे रहा हूँ आपको। एक क्लास और बेसिक ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, जो मैंने वीडियो नहीं बनाया वो यहाँ मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जब चैप्टर पाए तो पूरा समझ में आए। तो ये इसको बोलते हैं वेक्टर को स्प्लिट करना। तो वेक्टर जब आप स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप इस वाले लाइन को, नीचे वाले को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं। जो खड़ी लाइन है इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो बेसिकली जब दो कंपोनेंट, किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन करना हो, तो उस कैलकुलेशन के लिए कुछ औजार की जरूरत है। उसमें से एक मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं आपको बताता हूं। लेट बी सपोज कि ये वाला ऐसा होता। लेट बी सपोज कि ये ऐसा होता और ये यहां पर रखा हुआ होता नीचे में। ध्यान सुनना, इस तरीके से रखा हुआ होता, कुछ ऐसा रखा हुआ होता।
ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब ये यहां पर रखा हुआ है, इस कंडीशन नॉर्मल आपको बता रहा हूं, तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगता है, इसको एन बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, वो फोर्स जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, आपके ऊपर भी लगा रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे सर, अगर ये नीचे से कोई धक्का देगा तो ये ग्राउंड को तो छोड़ देना चाहिए। भाई ग्राउंड को छोड़ देना चाहिए, ग्राउंड को छोड़ के ये ऊपर हवा में उड़ जाना चाहिए। तो हवा में क्यों नहीं उड़ते हैं? क्या लगता है आपको क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? अगर धरती या कोई भी ग्राउंड देता तो क्यों ऐसा हो नहीं हो रहा? तो ग्रेविटी की वजह से शायद। यस, ग्रेविटी का फोर्स लगता है। धरती जो है अपनी ओर खींच रही है, ठीक है, धरती अपनी ओर खींच रही है। तो यहां पर जो है जब धरती अपनी ओर खींचेगी तो यहाँ एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, इसको बोलेंगे एम जी। एम जी कैसे आया अभी हम पढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम तो मास हो गया और ए एक्सेलरेशन, जी हम यहाँ पर लेते हैं जो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये न्यूटन लग गया, ये बैलेंस करके चलता है। कुछ बोलना है सर जी आपको? को हम, जी सर, सर जी को हम मतलब कारण ए को अपन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ सर, और कारण ए को अपन जी से भी लिख सकते हैं ना, जी भी लिख सकते हैं। त्वरण को आप ए से ही लिखेंगे, पर अगर ग्रेविटी की ग्रा वजह से जो त्वरण होगा उसको जी से लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं हिंदी में इसको, गुरुत्वीय त्वरण। यस सर, यस। हम्म, 10वीं क्लास तक मैं भी हिंदी मीडियम था। तो यहाँ पर जो है ये दोनों क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। इनमें से कोई भी अगर अनबैलेंस हुआ मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान सुनना। कोई भी अगर ग्रेविटी का बढ़ गया ना तो चिपका देगा नीचे, और ग्राउंड वाला बढ़ गया तो ऊपर उठा देगा। तो इसीलिए इसको बैलेंस के हिसाब से चलता है। यहाँ पर देखिए, जनरली जब एक एक्सिस में कोई भी फोर्स होता है उसे स्प्लिट करने की जरूरत कम पड़ती है। यहाँ पर स्प्लिट बहुत ही कम जाएगा, कोई इतना इस तरह का स्प्लिट नहीं जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान के चलिए यही ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो है? क्योंकि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में निकालेंगे, जैसे एन माइनस एम जी करेंगे, है ना, एन माइनस एम जी करेंगे, दोनों बराबर ही है, तो जीरो न्यूटन आ गया। तो यहाँ नेट फोर्स जीरो हो गया। अच्छा, फिजिक्स में ना हम लोग डायरेक्शन जो यूज करते हैं, प्लस माइनस, वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप देखिए इस केस में जो है, ध्यान सुनना, इस केस में जो है अगर मैं आपको यहाँ पर अगर समझाने के लिए बताऊं तो इस केस में ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर के डायरेक्शन को यदि मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ऑटोमेटिक नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव हो जाएगा। एस सी वर्मा एक राइटर हैं, आपने नाम सुना होगा। तो वो टीचरों का क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं या हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो नीचे वाले को हमेशा माइनस लेते हैं। तो क्या फिजिक्स में ये बिल्कुल लकीर का फकीर है, क्या हमें नीचे डायरेक्शन को ही माइनस लेना है और ऊपर को प्लस लेना है, या ऐसा कुछ नहीं है? आप लोग क्या लगता है, ये बिल्कुल पक्का है या ऐसा कुछ नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं? नहीं सर, पक्का है शायद। और बाकी लोग माइक थोड़ा बंद कर देंगे, आप जैसे जवाब दिया तो माइक बंद कर दीजिए, बाकी लोग को भी मौका दीजिए। नहीं सर, चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। हम्म। हम्म, पता टीचरों ने क्या जवाब दिया था? पक्का। जबकि मेरे टीचर ने, जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था तो मेरे जो टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है, अगर आप हम ऊपर का निगेटिव लेंगे तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, बट किसी एक को पक्का करना पड़ेगा। हाँ, ये पक्का नहीं करना कि नीचे ही निगेटिव होगा। पर जनरली क्या है कि सारे बुक्स सारी चीजें एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हम लोग ना फिर हमारी आदत हो जाती है कि हमें नीचे वाला जो है वो नेगेटिव लेना है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमसे शेयर कर रहे हैं,
प्लस माइनस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर देखिए नॉर्मल पूछेगा, नॉर्मल फोर्स तो लिखना पड़ेगा अपवार्ड, है ना। लेकिन माइनस एन बोलूंगा तो आप समझेंगे नीचे की ओर, और प्लस एन बोलूंगा तो आप समझेंगे ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर है तो मैं केवल बोल दूंगा एन प्लस एन, तो अपवर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे अच्छा ये ऊपर की ओर लग रहा है। मैं माइनस एम जी बोलूंगा ना तो ये डाउनवर्ड बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाएंगे। नहीं, जो प्लस और माइनस यहाँ पर आ रहा है ना, वो आपको किस चीज के लिए आ रहा है, तो प्लस और माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए आ रहा है, हमें डायरेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में जो मैंने आपको थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताए थे, उन तीनों का जबरदस्त इस्तेमाल है। सबसे पहला जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो आपका हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो आपका हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये जो आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये किस चीज के लिए है, तो ये लीनियर मोशन के लिए है। लीनियर मोशन जो नॉर्मल हम लोग लीनियर मोशन चलते हैं, लीनियर मोशन के लिए है, लीनियर मोशन के लिए है। जिसमें से आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये ना एक इस तरीके से पाथ है ना, और ये मान के चलिए ये गाड़ी है यहाँ पर, फिर ये गाड़ी यहाँ पर आया। तो यहाँ पर ना हम एक लीनियर मोशन में इसका बात करते हैं, आप इसका इस्तेमाल करना सीखिए। रटने से नहीं होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। रटने से क्या होगा, कोई मतलब नहीं बनता रटने का। मैं चाहता हूं कि फिजिक्स से आप खेलना सीखें, फिजिक्स को आप नॉर्मल बिहेव करें, फिजिक्स को लेकर मतलब आप फिजिक्स को फील कीजिए, महसूस कीजिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि आपकी डेली लाइफ में कैसे इन तीनों इक्वेशन का यूज है। आप पार्क में बैठे हुए हैं, आप नॉर्मल पार्क में बैठे हुए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना, तो आप कहेंगे 0, है ना। फिर आप बोलेंगे लेट हो रहा है, अब घर चलना चाहिए, तो भाई घर चलना चाहिए, लेट हो गया है तो आप वॉक करेंगे, पैदल चल कर आएंगे, बहुत इमरजेंसी होगा दौड़ के आएंगे। तो आप अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि पार्टिकुलर डायरेक्शन में बात करेगा दिशा के साथ तो हम लोग वेग बोलेंगे, वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे। नॉर्मल स्पीड भी हम बोल सकते हैं, उस बात का कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर लेट बी सपोज कि यहाँ पर जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी v आ गया, u से v पे आ गया ये। टाइमिंग, तो टाइमिंग यहाँ मान के चलिए t इज इक्वल टू टी वन मान लेते हैं, t इज इक्वल टू टी टू मान लेते हैं, ये टाइम आपका हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस भी हम बता सकते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस गया है। तो देखिए इससे यहाँ तक ये गया है, तो हमने दिखा दिया ये ए से, ये डिस्टेंस को दिखा रहा है कि इतना डिस्टेंस जा रहा है। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है। अब यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ए हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन को खाली एक्सेलरेशन मत समझिए, फिर अभी समझेंगे फिर भूल जाएंगे। जब भी एक्सेलरेशन आए तो आपको वो गाड़ी का एक्सेलरेटर याद आना चाहिए। और गाड़ी का एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर स्पीड बढ़े या घटे, जब स्पीड में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर हम एक्सेलरेशन, अगर घटेगा तो माइनस में जाएगा, यही होगा, और क्या, बढ़ेगा तो प्लस में रहेगा। आपके अंदर खुद भी एक्सेलरेटर होता है, बहुत जल्दी होता है, दौड़ना शुरू करते हैं तो आप अंदर से क्या डेवलप करते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर डेवलप करते हैं, है ना। तो इस एक्सेलरेशन को समझिए, फील कीजिए। डिस्टेंस तो आपको फील होता है कि आप चलते हैं भाई नॉर्मल तो वॉक करते हैं, डिस्टेंस हो गया, ये आपको फील होता है। आपको वेलोसिटी इनिशियल फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन हो गया ना, ये इनिशियल हो गया, प्रारंभिक हो गया, और ये फाइनल हो गया। तो आपको फील आता है कि हाँ भाई ये इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, ये पूरा फील आ रहा है।
बट एक्सेलरेशन फील नहीं आता है। एक्सेलरेशन मतलब लगता है कोई वर्ड है, नहीं नहीं कोई वर्ड नहीं है, ये हमारे पास ही है। एक्सेलरेशन का सिंपल फंडा, अगर कोई भूखा प्यासा रहेगा तो एक्सेलरेशन कहाँ उसके पास आएगा। आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। गाड़ी में एक्सेलेटर भी चलता है जो डीजल पेट्रोल के फ्यूल की वजह से चलता है। आप अंदर अंदर से जो फोर्स डेवलप करते हैं किस चीज को, धक्का जैसे मान के चले फुटबॉल है, फुटबॉल में एक किक मारिए, तो भाई किक मारने का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय किक मार रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं ना। जो बेचारा रेस्ट में पड़ा हुआ था, आपने फोर्स लगा के, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल बोलेंगे। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके पोजीशन में चेंज किया आपने, उसके वेलोसिटी में चेंज किया आपने, वेग चाल जो बोली उसमें चेंज किया, उसमें बदलाव आया। टाइम तो देखिए रुकता नहीं है, समय तो चलता ही रहता है। तो इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वही वर्डिंग आ जाता है एक्सेलरेशन, और उसी से गाड़ियों में एक्सेलरेटर आया कि एक्सेलरेटर होता है। तो ये तो हम लोग लीनियरी की बात करते हैं, लीनियर में ऐसे करके बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कोई ट्रेन है ना, ट्रेन का दी इतना इतना, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल पहले हम लोग आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो मान ले एक एग्जाम्पल कोई लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सवाल लेते हैं। लेट बी सपोज मान लेते हैं कि ये सड़क है, और ना यहाँ पर आराम से आप खड़े थे, नॉर्मल वॉक कर रहे थे खड़े खड़े। सेकंड से नाम क्या कर रहे हो, कुछ बोल रहे हैं क्या। तो यहाँ पर आप खड़े थे पार्क में, चल रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, है ना, और आराम से जो है चना खा रहे थे, टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। और यहाँ पर जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी मान के चलिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, लेट भी सपोज मान लेते हैं, थोड़ा आप वॉक कर रहे होंगे या चल रहे होंगे, जो भी आप मान लीजिए चलिए, या नॉर्मल तेज तेज जैसे ही वॉक कर रहे होंगे, टहल रहे होंगे, आराम से जो है मजा आ रहा था, गाना सुन रहे थे, आहा हा क्या बात है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, तुम बढ़िया से एकदम से टहल रहे थे, एयरफोन लगा के जुहू बीच पे, मजा आ रहा था। और इतने में जो है आपको एक ऐसा आदमी दिख गया जिससे आपने कर्ज ले रखा है मान के चलिए, और वो मिलता है तो पैसे की बात करेगा, तो आप क्या करेंगे, लपकना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, निकलो यार यहाँ से, नहीं तो ये फिर बकबक करना शुरू कर देगा। तो आपने जो है अपना चेंज कर लिया थोड़ा। तो अब आपका अगर यहाँ वी की बात करें, यहाँ पर लेट सपोज वी की बात करते हैं, तो अब आपने इसको कर दिया 2 मीटर पर सेकंड, है ना, 2 मीटर पर सेकंड कर दिया, 1 मीटर पर सेकंड था, 2 मीटर पर सेकंड कर दिया। आप देखिए सवाल कैसे बनेगा ये हम आपको बताएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड चीजें जो होगी वो बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। टाइम जो था यहाँ पर t इज इक्वल टू मान के चलिए 0 सेकेंड है, और यहाँ पर जो टाइम है लेट भी सपोज मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। अब यहाँ क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है, क्या क्या चीजें निकाली जा सकती है, क्या क्या चीजें निकाली जा सकती है। सवाल में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछेगा, एक्सेलरेशन ए कितना है ये पूछ सकता है, और डिस्टेंस पूछ सकता है, डिस्टेंस एस कितना होगा। जैसे आप समझिए, आप आपके अंदर भी तो एक्सेलरेशन है। कोई बोले सर हम जुहू बीच थोड़ी ना जा पाएंगे, हम तो यहाँ रहते, तो कोई नहीं, आप ऐसा सोच लो कि सुबह सुबह वॉक कर रहे थे, पीछे एक पागल कुत्ता लग गया, उसकी वजह से दौड़ना पड़ गया, हो गया 2 मीटर पर सेकंड, जैसे समझ में आ जाए। तो बस कुत्ता काटना नहीं चाहिए, नहीं तो इंजेक्शन लगता है फिर तो तो यहाँ पर सारा डाटा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, जो दिया है हम उसको राइट डाउन कर लेंगे। पहले तीन इक्वेशन हमारे पास है, रट जाना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। तो अब यहां से इस केस में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो दिया है दे दीजिए, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी u कितना दे रखा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। और बताइए जी v कितना दे रखा है,
2 मीटर पर सेकेंड, क्या बात है। ये दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड और ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना, टोटल टाइम, टोटल टाइम 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम हो गया जी। चलो अच्छी बात है, 10 सेकेंड टाइम हो गया। सो यू हैव एवरीथिंग। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि कंटेंट क्या हमारे पास है। हमारे पास कंटेंट है, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो हमें देखना होगा कि इन तीनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन हमारे लिए बेस्ट होगा, जिसको कम कैलकुलेशन में एग्जैक्टली हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमें u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है। हम अगर इस इक्वेशन पे आएंगे तो आप बताइए इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा जिसमें हम a निकाल सके 1 2 3 में, कौन सा लगाया जाए। तो पहला वाला भी चलता था, तीसरा वाला भी चलता था। तीसरा वाला अगर लगाएंगे तो ये है, आपको मालूम। और डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये फर्स्ट वाला लगेगा। हाँ, केवल फर्स्ट वाला लगेगा, ओनली फर्स्ट। क्योंकि हमें देखिए दूसरे वाले में एस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तीसरे वाले में डिस्टेंस आ रहा है, यही सीखना है आपको। बस इतनी ही बात आपको आनी चाहिए कि कहाँ पर क्या लगाना है। अगर ये आ गया, प्लस माइनस डायरेक्शन खेल आ गया, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, उनके लिए मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि आप आराम से सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं पहला लगाता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आएंगे तो लिखा हुआ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना बढ़िया से लिखा हुआ, कोई टेंशन नहीं, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। v की जगह यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, और a इंटू 10 सेकेंड। अब भाई इसको इधर भेजिए, शिफ्ट कीजिए इधर, तो शिफ्ट करेंगे ना हम लोग, तो ऐसा हो जाएगा ना, a और ये 10 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो a और ये इंटू 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब इस 10 मल्टीप्लीकेशन में है, बस इतना छोटा सा 6 क्लास का मैथ अगर नहीं भी आता तो भी सिखा दूंगा। अगर किसी को इसमें ही प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे पास वीडियो है, बस आप मैसेज कर देना कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, वो भी सिखा दूंगा। हर चीज की व्यवस्था मैंने कर रखी है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1, नीचे 10, ये मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड भी नीचे ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा तो नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1 मीटर, और एस की -2 कर देंगे ना, तो वो स्क्वायर नीचे और ऊपर चला जाएगा। यानी कि आपने एक चीज तो फाइंड आउट कर लिया, और वो है एक्सेलरेशन। सर ये m अपॉन s इंटू एस थोड़ा सा समझा नहीं मुझे। हाँ, ये यूनिट है ना, ये मीटर पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड। तो एस को नीचे ही भेजेंगे ना हम लोग डिनोमिनेटर में। ओके ओके। हाँ, तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो आपका कितना निकल गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। अब आपको अब मिल गया ऑप्शन। अब आप वापस आइए इसमें, अब बताइए एस निकालने के लिए हम कौन सा ले। सेकेंड। एस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला ले, सेकंड, सेकंड वाला थर्ड बोल रहे वाला। हैं। थर्ड, देखिए दोनों ही लिया जा सकता है, दोनों ही हमारे पास विकल्प ऑप्शन है। सेकंड वाले से भी हो जाएगा, थर्ड वाले से भी हो जाएगा। सेकंड वाले में टाइम मेंशन है ना, टाइम के साथ मेंशन है, और थर्ड वाले में फाइनल वेलोसिटी का मेंशन है। लेकिन अगर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थर्ड वाला स्क्वायरिंग है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि v पर भी स्क्वायर है, u पर भी स्क्वायर है, आंसर दोनों का ही सेम आएगा। तो जैसा कि सेकंड का डायरेक्टली एस है, डायरेक्टली आप सेकंड का लगा सकते हैं। अगर वो
कंटेंट आपके पास है, तो जैसे यू आपके पास है, टी आपके पास है, ए आपके पास है, तो आप बड़े आराम से जो है आप इसको लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली सेकंड लगा देते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ हम लोग सेकंड लगा देंगे तो एस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग बहुत राइट टाइम पे आए, बहुत प्रॉपर टाइम है आपके पास, बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो डाटा दिया है, यू हमारे पास था 1 मीटर पर सेकेंड, टी हो गया 10 सेकेंड, हाफ ए निकल गया आपका कितना 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी जो हो गया, मैं ऐसा टी स्क्वायर को ऐसा लिख देता हूं 10 सेकेंड मल्टीप्लाई 10 सेकेंड स्क्वायर है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये एस और ये दोनों एस एस स्क्वायर से कट जाएगा, ये जो 2 है ना इस 10 को काट देगा 5 टाइम में। सर ये वाला कैलकुलेशन मुझे नहीं समझता है, मतलब अच्छा, इसको फिर से बैक कर लेते हैं, कलर चेंज करके आपके लिए करते हैं। देखिए, यूनिट को यूनिट से करेंगे, डिजिट को डिजिट से करेंगे। सबसे पहली बात तो 1/10 है, 10 है डिनोमिनेटर में, और ये दोनों ही न्यूमिनेटर में 10 × 10, तो एक नीचे वाला ऊपर वाले 10 से कट जाएगा, ओके है ना। अब देखिए यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, एस और एस मल्टीप्लाई करने पर एस स्क्वायर होगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, ऊपर न्यूमिनेटर में 2 एस है, ये दोनों ही एस इस एस स्क्वायर से कट जाएगा, ओके ओके है ना। और बताता हूँ, ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, और ये जो 10 है वो न्यूमिनेटर में है, तो भाई ऊपर 10 है नीचे 2 है, तो 2 5 या 10 कट जाएगा, बराबर ओके बस इतना ही है। और एक बात और, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो काट छाट के मीटर में ही आना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही होता है। जैसे यहाँ भी देखिए मीटर पर सेकंड सेकंड, ये एस डिनोमिनेटर में है और ये एस न्यूमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कटेंगे, ये एस और एस कट जाएगा, खाली मीटर यहाँ भी बचा और यहाँ भी खाली मीटर बचा, और मीटर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू आ गया 1 × 10 10 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी आप 15 मीटर चले हैं 10 सेकंड में। ये अपना हिसाब किताब। फिजिक्स अच्छा लग रहा है पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट जाग रहा है, इंटरेस्ट जागना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट नहीं जागेगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा। सर मैंने बहुत एक्चुअली आपका 10th स्टैंडर्ड का मोशन का वीडियोस देखा, दो आई थिंक एक या दो, उससे मुझे बहुत कुछ क्लियर हो गया। एक्चुअली 12th का इतना नहीं, जो आपका वीडियो था वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, बट उसको मैंने 10th से पहले आपका 10th का वीडियो देखा एंड देन आई जंप टू 11th टू 12th, तो वो थोड़ा बहुत मुझे वो फंडा क्लियर होने लगा अभी स्लोली स्लोली। हाँ, ये डिटेल में बताया 10th में, मैंने ये डिटेल बताया जी जी डिटेल। देखिए, मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ हो, मायने रखता 3 महीने मुझे समझ में नहीं आया था, और तो बता रहा हूँ 9th क्लास में जब मैं था तो कोई टीचर ही नहीं था, मैं किससे पढ़ता, बाकी टीचर लोग पढ़ाते नहीं ढंग से, क्योंकि उस समय उतनी फैसिलिटी थी नहीं यूट्यूब वगैरह की, तो मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ समझ में ही नहीं आता था। और मैथ की बात रही तो मैथ खुद से ही समझता था, मैथ खुद से ही बनाता था मैंने 9th क्लास में किसी टीचर से पढ़ा ही नहीं, मैंने खुद ही सारा मैथ बना दिया था। जैसे आर डी शर्मा की मैथ होती है ना, वैसे ही आती है, और भी प्राइवेट पब्लिकेशन का स्टूडेंट फ्रेंड्स का आता है, तो मैं केसी सिन्हा का मैंने पूरा मैथ बना दिया था 9th क्लास का। फिर 10th में आए, तो 10th में भी आए तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आता था चैप्टर, बाकी चीज समझ में, बायोलॉजी वगैरह समझ में आता था, केमिस्ट्री वगैरह। तो बेस मेरा इतना जीरो था। देखिए, उस जिस स्टूडेंट को डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यही नहीं समझ में आएगा, कुछ पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट आईआईटी की तैयारी करने के क्लास में चला जाए, तो कहाँ से मुझे समझ में आता। तो मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता था, 3 महीने कुछ समझ में नहीं आया।
तो मैं उस चीज को महसूस करता हूँ। जब मैं वो सोचता हूँ, आज भले ही मैं इस चीज का टीचर हूँ, मुझे हर चीज आता है, लेकिन जब मैं वो सोचता हूँ वो टाइम जब मुझे नहीं आता था, तो मुझे बड़ा चिढ़ होता है, मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। और मैं चैलेंज करता हूँ फिजिक्स को कि तुमने मेरे सामने तो बहुत औकात दिखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारी औकात इतना छोटा कर दूंगा कि जिस विद्यार्थी ने 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ रखा है, या जिसने कभी फिजिक्स का पी भी नहीं पढ़ा है, मैं उसको ऐसा सिखा दूंगा कि तुम शर्मिंदा हो जाओगे कि यार जिसको कुछ आता नहीं है, इसको फिजिक्स आ गया। तो मैं फिजिक्स को हमेशा चैलेंज देता हूँ कि तुम्हें फालतू नहीं जाना है, तुम किसी को अब डरा नहीं सकते हो। तो ये मेरा एक एक टॉकिंग रहता है फिजिक्स के साथ में, हमेशा ये चैलेंज रहता है हर बैच में। और मेरा टारगेट वो स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल जीरो पर रहते हैं। जो तेज है वो तो कर ही लेगा, क्योंकि मैं भी उसी लिस्ट में था। मैं कमजोर नहीं था, लेकिन हालातों की वजह से, बैकग्राउंड ना होने की वजह से मेरा फिजिक्स कमजोर था। तो उस चीज को मैं महसूस करता हूँ, वो झल्लाहट, वो गुस्सा जब समझ में नहीं आता, इरिटेशन भी बहुत होता है। तो मैं हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हमेशा, ये मेरा खुद का चैलेंज है। आपका चैलेंज हो सकता है कि आप सीखें, लेकिन ये मेरा चैलेंज आपको सिखाना, और हमेशा ये टास्क में लेके चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही प्यारा, केमिस्ट्री में कभी तकलीफ मुझे नहीं हुई। बड़े प्यारे से, जो कुछ होते हैं ना सादी फूफा जी टाइप के होते हैं, जिसको आराम से स्माइल करके बात करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री है। फिजिक्स तो ऐसा जैसे लगता है किसी को प्रपोज करना है। उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग लाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेविटी का। ग्रेविटी में जब हम बात करते हैं किसी चीज को लेकर, देखिए नॉर्मल, जैसे ये मान के चलिए अर्थ है, ऐसा अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, लेट मी सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है एम का, एम मास है इसका, एम, ऐसे अंदर एम, एम मास का ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अब ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर होता है, धरती ना इसको खींचती है। तो देखिए नॉर्मल हाइट की बात करेगा तब तो ठीक है, बट हम ग्राउंड पर ही बात करेंगे, ग्राउंड लेवल की ही बात करते हैं हम लोग। तो मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा आपको जितना डिटेल में जाऊं, बट इसका यूज बता देता हूं कि अगर इस तरह के सवाल आए तो आप कैसे यहाँ जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन उसको अप्लाई कर पाएंगे, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए नीचे की ओर इसको खींचेगा एम जी, एम जी नीचे की ओर खींच रहा है, एफ इज इक्वल टू एम जी हो गया, फोर्स लग रहा है जो खींच रहा है। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल उस ऑब्जेक्ट पर ही एम जी लग रहा है, इस अर्थ पर भी एम जी लग रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और अर्थ इतना बड़ा है कि अर्थ को फील ही नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भारी भरकम अलमीरा को आप धक्का देने जाते हैं तो हिलता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कंसिडर जो कैलकुलेशन करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे करते हैं, यहाँ पे इसको खींच रहा है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर हम इसको ग्राउंड लेवल मान के चले, लेट बी सपोज कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस तरीके का ये ग्राउंड लेवल लेकर चलते हैं। तो यहाँ इसका ये वाला यहां से लेके ये वाला, ये आपका हाइट हो गया एच। किसी भी चीज को जब ऊपर की ओर आप, मैं बताऊंगा अभी किसी भी चीज को कैसे आप एक थ्रो करते हैं, एक फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल का मतलब नीचे गिरा देना, छोड़ देना। तो जब आप फ्री फॉल करते हैं, किसी चीज को नीचे की ओर गिराते हैं ना, तो वहां पर आपको कोई फालतू फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ता है, खाली हाथ छोड़िए, ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, बड़ा आराम से जाएगा। तो यू जीरो होता है फ्री फॉल के केस में। तो हम उसका देख लेंगे। तो ये एच हो गया आपका, जी हो गया यहाँ पे। तो दो सिचुएशंस की हम लोग तुलना कर लेते हैं पहले। एक आपका यहाँ पर जो है वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल को मुक्त पतन कहते हैं, मुक्त पतन। तो जैसे यहाँ पर ये है, इसको रिलीज किया, नीचे की ओर रिलीज करेंगे। तो भाई नीचे की ओर रिलीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नीचे की ओर रिलीज हो गया, छोड़ दिया हमने फ्री फॉल। तो यहाँ पर जो यू हो गया इसका जीरो हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। हमें एक्स्ट्रा फोर्स देने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए अपने आप गिर जाएगा ये। और लेट में सपोज मान लेते हैं कि ये ग्राउंड तक ही आएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये हाइट यहाँ तक आएगा। तो ये आपका हाइट हो गया एच, और ये तो एम जी लगना ही लगना है। तो ये अपना फ्री फॉल का केस है, ये फ्री फॉल का केस है।
इसमें u, इसमें बीच बीच में कहीं भी v पूछ सकता है। देखिए हो सकता है कि यहाँ वाला v पूछ दे जस्ट टच करने से पहले कि इसका v कितना होगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछ दे इतना हाइट पर, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हाँ ग्राउंड पे जाके जब गिर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, वो अलग बात है, वो रेस्ट में आ जाएगा, पर रेस्ट में आने से पहले तक उसकी वेलोसिटी तो रहेगी ना। तो ये फ्री फॉल के। अब एक होता है ना थ्रो करते हैं, फेंकते हैं किसी चीज को, तो किसी चीज को जब थ्रो करेंगे, किसी चीज को आप फेंकेंगे तो कैसा आप करेंगे, आप किसी चीज को आप थ्रो करेंगे, थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो जैसे ये ग्राउंड है अपना, है ना, और यहां से आप इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, क्या लगता है इसका u जीरो होगा या ये इसका u जीरो नहीं होगा? नहीं होगा। सर यू जीरो नहीं होगा। सोचिए मैं आपको इसको फील करवाता हूं। अपने हथेली पे आप कुछ भी पेन वगैरह ले लीजिए और उसको बोले चल ऊपर उड़ जा, चल ऊपर उड़ जा, नहीं उड़ेगा। कहेगा हम ऐसे कैसे ऊपर उड़ जाए, नीचे से तुम फोर्स तो लगाओ, कहेगा नहीं तुम नहीं ऊपर उड़ जा, फिजिक्स के लॉ को फेल करना है, यू हमें जीरो करना है, कहेगा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो इसका यू कभी जीरो नहीं होगा यहाँ पे। सर लेकिन इसका भी जीरो होगा। लेकिन कहाँ पर? तो अब अगर ऊपर रुक गया तो भी जीरो, अगर नीचे आ गया तो नहीं, नीचे जब तक नहीं नीचे आएगा तब तक जीरो नहीं होगा। चलिए इस पर भी आपसे पूछ लेते हैं, माइक बंद कर लीजिए। इन्होंने कहा कि v जीरो होगा, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहां पर मैं कुछ ऑप्शंस आपको देता हूं। इस लाइन में जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये ऊपर ऐसे जा रहा होगा तो एक बीच रास्ते में हो गया, एक सबसे ऊपर हो गया, एक सबसे टॉप पे हो गया। तो क्या हर पोजीशन पे इसका v जीरो होगा या किसी एक जगह पे होगा? सर नहीं वैसे सर, एक ही किसी जगह पे। एक ही जगह पे होगा, क्योंकि वो तो वेग पर ही है, वेलोसिटी तो इसका चालू ही है। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल जब बोलते हैं ना टॉप पोजीशन, हाईएस्ट, बिल्कुल हाइट जो जाता है ना, अंतिम अंतिम वेग। हाँ यहां पर इसका जीरो होगा, ये जीरो होगा, यहां पर ये जीरो होगा, बीच में नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। यहां पर नहीं होगा इसका, ये नहीं होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये आपका एच हो गया। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लीनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जब हम लीनियर की बात करते हैं तो ये भी लीनियर ही है, पर ये वर्टिकल में लीनियर है और नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में लीनियर होता है। तो लीनियर कहने से ये क्लियर नहीं हो पाता कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, बट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहने से क्लियर हो जाता है। जितना भी ग्रेविटी वाला मामला है सब वर्टिकल होता है, जैसे आप खड़े हैं तो वर्टिकल है, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जब आप बेड पे लेटे सो रहे होते हैं तो उसको क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको समझना होगा तो इसमें कैसे अप्लाई होता है यहाँ पर जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वहां पर नंबर 1 यूज करते थे v इज इक्वल टू यू, है ना, u। अब आप पे सिचुएशन डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं g को माइनस लेके चलूं, अगर मैं g को माइनस लेके चलूं तब ये हो जाएगा u माइनस जी टी। अगर मैं ऐसा लेके चलूंगा तो u माइनस जी टी, क्योंकि g को माइनस ले रहा हूं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि g नीचे की तरफ है। अगर ऐसा लेकर चलता हूं तो वो, लेकिन आप सिचुएशन पे डिपेंड कर लेना। तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर प्लस ही लिख दूं, u प्लस जी टी लिख देता हूं। क्या कुछ पूछना है आपको, बताइए। क्या सर इसे माइनस को हम हिंदी में मंदन कहते हैं सर? मंदन जो होता है ना, मंदन जो होता है वो ए के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जी के लिए नहीं।
जब ए की वैल्यू माइनस में आती है, इसमें नहीं, रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसका। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, मैं प्लस ही लिख देता हूं, आप जब अपने हिसाब से कंसिडर करेंगे तो देख लेना डायरेक्शन क्या है उसका, उस हिसाब से कर लेना। दूसरा h हो जाएगा s की जगह यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहां a है वहां g हो जाएगा। और तीसरा जो आपका यहां पर हो गया थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये अपना कैलकुलेशन बैठ गया। सर जी क्या डिनोट करता है यहाँ पे? यहाँ पर जो g है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर सवाल में ब्रैकेट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा तभी यूज करना, नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना। ये ध्यान देना आप अगर इस तरह का रहेगा तो। अब देखते हैं बहुत सारे फिल्मों में, खासकर साउथ के फिल्मों में, ये जी किसी के ऊपर टिकने नहीं देता है। आप बहुत शॉर्ट टाइम में जाता नीचे आ जाता है, पर वो लोग ऊपर जब जंप मारता है तो उल्टा होके ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं गिरता है, और सारे विलेन को मार देता है वो, ढाई 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 सबको मार देता है, उनके बाल बाल नोच लेता है, और फिर वो आराम से नीचे आता है बड़ा बढ़िया से। जब ये आम तरीके से हम सोचे तो संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो जो डायरेक्टर है उसका, उसने बचपन में पढ़ाई नहीं की होगी फिजिक्स की, ये नहीं करे पढ़ा लिखा नहीं है, या हो सकता है उसका आर्ट्स स्ट्रीम हो, फिजिक्स से कोई लेना देना ही ना हो, उनको पता ही नहीं जी क्या होता है, तो उन्हें कुछ भी लगता है ठीक है कर देंगे अपना। तो साइंस की ऐसी तैसी करते रहते हैं वो लोग कुछ भी। साउथ फिल्मों में आप देखेंगे नॉर्मल वो टच करता है, जैसे टच किया 3-4 लोग हवा में उड़ जाते हैं, जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव ही नहीं है। उसका नकल बॉलीवुड से लेकर बिहार में भोजपुरिया हो गया, मराठी हो गया, बाकी जितने रीजनल हैं उन लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। अब तो मैं देख रहा हूँ सीरियल्स में भी कॉपी करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा है कि इन लोगों का तो साइंस का कुछ हिसाब किताब ही नहीं पता चलता है। उल्टा हॉलीवुड की मूवी जो मैं देखता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसी कई मूवीज देखी है जो मूवी देखने के बाद समझ भी नहीं आया, और उस मूवी को समझने के लिए टाइप करना पड़ता है यूट्यूब पर एक्सप्लेन इन हिंदी, और 2-3 एक्सप्लेनेशन को पकड़ के देखना होता, तब समझ में आता कि उसमें हुआ क्या था। ना उसमें कोई गाना मिलता है, ना ही कोई रोमांस मिलता है, और यहाँ तो एक ही फिल्म में जो है वो हीरो बुढ़ा भी हो जाता है, उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है, उसका भी बच्चा आ जाता है। उसमें पूरा 3 घंटे कहाँ होता है, 1.5-2 घंटे में पूरा काम ये निपटा देते हैं ये। और वो तो फिर भी 3 घंटे में अपने साथ चलते, सीरियल्स वाले और कर देते हैं। सामने दिख रहा है सीरियल्स में, आप देखेंगे कि मान के चलिए बहुत दिन बाद कोई आदमी दिखा, सीरियल में सबसे बुरा बात यही मुझे लगता है। अब एक बताइए, आपको बहुत दिन बाद कोई आदमी मिलेगा तो आप उसको क्या शौक होकर देखते रहेंगे? या कोई आदमी माने गिर रहा है, सीढ़ियों से गिर रहा है, तो क्या आप उसको देखते रहेंगे? तो वहां सारे लोग जो है एकदम खड़ा होकर देखते रहेंगे, और म्यूजिक बज रहेगा धिन 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 ता, और सबके चेहरे बजा के जूम करेगा, सब करेगा। वो बंदा सीढ़ियों से भटकता भटकता नीचे गिरेगा, गिरने के बाद थोड़ा देर फिर भी कोई अपना कदम नहीं बढ़ाएगा, जब तक वो आंखें नहीं बंद कर देगा, मर नहीं जाएगा, तब सब दौड़ते हुए पहुंचेंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उतनी देर में तो नॉर्मली वो बचा लिया जाता है उसको। तो इतना स्लो मोशन खींचते हैं ये लोग, इस साइंस का तो कुछ अता पता नहीं चलता है, प्रैक्टिकली भी खत्म कर देते हैं ये। और लेडीज लोग देखती है बड़े शौक से एकदम से, जो भी बैठ के एकदम से आगे ये जाएगा आगे वो जाएगा। इसका जो है बहुत सारे, अभी मैं पूछ रहा था अपनी बहन से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल आ रहा है क्या, बोले आ रहा है। सोचिए जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था तभी ये सीरियल आता था, और ये अभी तक चल रहा है। तो खैर ये अपने हिसाब से है, पर फिजिक्स का अगर प्रैक्टिकली इंडिया में देखा जाए तो कोई विशेष रूप से लोग ध्यान नहीं देते हैं, जहां है वहां लगा देते हैं। पर आप थोड़ा फील करके समझना है इसको। अब आप गाड़ी भी चलाओगे, पैदल भी चलोगे, या कुछ भी करोगे, तो आपको ये फील आएगा कि वाकई में जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पर टाइम लग रहा है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये सारी चीजें क्लियर आती होगी। तो इसमें बहुत सारे सवाल बीच बीच में आएंगे, तो आप सवाल को सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम में सिखा देता हूँ, फिर लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट जब करेंगे ना, तो लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम का इस्तेमाल होगा। अब देखिए हम लोग मोमेंटम को देख लेते हैं कि एक्चुअली मोमेंटम होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम।
इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। नॉर्मल मोमेंटम के नाम से भी फेमस है ये, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। मोमेंटम इज नथिंग बट इट्स ओनली अ टाइप ऑफ वेलोसिटी, केवल m से मल्टीप्लाई है, लेकिन m से मल्टीप्लाई है तो चेंज हो जाएगा। तो P आपका देखिए, अगर यूनिट की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये हो गया केजी में, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम है। देखिए यहां पर ना चेंज इन मोमेंटम की बात करेगा। फिजिक्स में जब चेंज की बात करता है, सो व्हाट डू मीन चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इट्स टॉकिंग अबाउट फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कुछ बात करता है। तो अब मास तो चेंज करेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि घर में आपका मास किसी का मान के चलिए कि 50 kg है। मैंने ऐसी वीडियो में बोला था कि मान चलिए आपका मास 50 kg है, तो एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप तो कमाल है कि आपको कैसे पता चला मेरा वेट 50 kg का है। अब मैं उसको क्या जवाब देता। मैंने तो एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कि आपका वजन 50 kg है, अब किसी का 50 kg हो तो हो उसमें, तो अगर 50 kg है तो थोड़ी ना स्कूल जाएगा तो वो 55 kg का हो जाएगा। पता चला मार्केट गया तो 60 kg का हो गया, फिर घर आया तो 50 kg का, ऐसा तो होता नहीं है। मास चेंज करता है, ऐसी बात नहीं कि मास चेंज नहीं करता है, लेकिन क्या है कि टाइम लगता है चेंज होने में, और एक के बाद थोड़ा टाइम तक तो कांस्टेंट रहता है, वो वेलोसिटी तुरंत बदल जाती है। अब नॉर्मल आपसे पूछे कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका मोमेंटम कितना होगा, बताइए। अगर कोई रेस्ट में है तो मोमेंटम कितना होना चाहिए। कोई रेस्ट में है, मोमेंटम कितना होगा, क्या लगता है आपको। सर जीरो। जीरो। मास जीरो नहीं है, मास तो जीरो होगा भी नहीं, ऑब्जेक्ट कोई होगा तो। नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में सब जीरो, मतलब हीरो है वो, जीरो सबको जीरो कर देता है। ठीक है, हमारे इंडियन में कल्चर है, हीरो जो है ना, हीरो का मतलब हमारे यहाँ समझा जाता है कि सबको मार दे, विलेन को मार दे, सबको मार दे, तो भाई वही असली हीरो है। मैंने जो छोटा था तो मैं तेरे नाम मूवी देखी थी, आज तक पछताता हूँ वो मूवी मैंने देखी ही क्यों। क्योंकि आज तक है भाई, जिस समाज में पला बड़ा हूँ लगता है हीरो ही सब कुछ है। और भाई लास्ट लास्ट तक ये देखता सलमान खान अब मारेगा उन लोग को, सलमान खान अब मारेगा उन लोग को। लास्ट में देखता हूँ कि ये पागल की तरह है, गाड़ी में बैठ गया, हीरोइन मर गई, गुंडा भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं उस दिन मैं कई डिप्रेशन में रहा था, एक हफ्ते तक, कई सालों तक दिमाग में चलता रहा मैंने देखा क्यों ये मूवी। आखिर सलमान खान को ये मूवी बनाने की जरूरत ही क्या थी, क्यों ऐसी मूवी बना दिया। आज भी लगता है कि क्यों बनाया और भाई, वो बना। बच्चे को बिगाड़ने के लिए मूवी बनाया था शायद सर। तो ऐश्वर्या के चक्कर में ये डिप्रेशन में था, तो पब्लिक को क्यों डिप्रेशन में डाल दिया। सर तो अगर आपने वो मूवी देखे होंगे तो सर वो तेरे नाम कटिंग नहीं दिए थे फिर। नहीं नहीं नहीं, कटिंग वटिंग नहीं देखा, मैं बहुत छोटा था उस समय जब मैंने मूवी सॉरी रिलीज सॉरी हुई मैं थी मजाक कर रहा था। तो। तेरे नाम का जाएगा। तो ऐसे करके जो है ये इनका हिसाब किताब जाता है कि भाई पहले के देखते बड़ा अच्छा लगता था, जैसे जितेंद्र वगैरह के मरते पकड़ के मारा, बोलते मार देते, तूने मेरे बाप को मारा ये ढिसा हूं, तूने मेरी माँ को मारा फिर मारा। तो भाई ऐसा है कि लास्ट में तो मुझे लगता है कि लेटर में लिख के देना पड़ता होगा कि सर कुछ बदला लेने के लिए आपने डिसम डिसम तो किया ही नहीं, ये आप मतलब विलन ने किया था, आपने इसके बदले मारा ही नहीं, ऐसा करना अगले पार्ट में इसको कर लेना। तो वो जो सिस्टम दिमाग में चलता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि भाई जब इसको आप देख रहे हैं तो आपको दोनों फैक्टर को देखना होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। और मल्टीप्लीकेशन में कोई भी एक जीरो होगा तो बाकी भी जीरो हो जाएगा। मास जीरो होने की संभावना है ही नहीं, जब भी होगा तो वेलोसिटी का ही यहाँ पर होगा। तो अब P इज इक्वल टू एम बी पे आएंगे। नॉर्मल सा अगर मैं सिचुएशन लेकर आऊं कोई भी आपके सामने इस तरीके से, तो जैसे मान के चलिए कि ये जो है आप हैं और यहाँ पर भी आप ही हैं, थोड़े टेढ़े से हो गए। तो अब यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर आपका एक वेलोसिटी u है, यहाँ पर v है, यहाँ तो मास सेम रहेगा तो यहाँ भी मास सेम रहेगा। तो यहाँ वाला पी आई बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, और इसको बोलेंगे पी एफ, फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी।
तो बेसिकली यहाँ निकालेंगे हम चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जब हम लोग निकालेंगे ना, तो उसमें हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई, एम वी माइनस एम यू। तो यहाँ एम कॉमन ले लेंगे ना, ये हो जाएगा वी माइनस यू। तो इसको बोलेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ये देखिए इस तरीके से हो गया कि अगर आप यहां पर इसको लेते हैं चेंज इन मोमेंटम, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ये हो जाएगा चेंज इन मास का तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। मास का कोई नहीं परिवर्तन होगा। अब इस तरह का नहीं है कोई। कुछ बच्चे बड़ा दिमाग लगाते हैं। सर मान लीजिए अपने कंधे पे हम छोटे बच्चे को बैठा ले तो सिस्टम में मास ही बदल जाएगा। मैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, करने का तो कुछ भी हो सकता है। जब एक पार्टिकुलर की बात करते हैं तो हो ही जाता है। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं। तो अब थोड़ी देर में मास थोड़ी ना बदलेगा। तो कोई मैजिक हो जाए तो अलग चीज है, या कोई मान के चलिए ऐसा हो, मास तब बदल सकता है उस कंडीशन में जैसे कोई गाड़ी की बात कर रहा है और गाड़ी पे दो लोग सवार हैं। वो आईआईटी जेई वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिर उसमें, फिर कि गाड़ी पे कोई सवार है, फिर एक आदमी जंप कर गया, उतर गया। वो आपने देखा होगा वो सुपर 30 वाली मूवी में, धीरे धीरे करके अगर कोई उतरता जाए तो उसका स्पीड क्या होगा। ऐसे करके उसमें सवाल पूछते हैं, मान लो ट्रेन जा रही है, ट्रेन में धीरे धीरे करके उसके ऊपर से सामान हटाता जाए तो उसके मोमेंटम में क्या चेंज आएगा क्या। तो वो तो फिर वो सोचना पड़ जाएगा उधर के जाए में उधर करेंगे तो। बट हम अभी फिलहाल आपके सिलेबस में मास को इतना ही मान के चलेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, मास कांस्टेंट रहता है, इसी को मान के चलते हैं। तो यही अपना यहाँ तक है यहाँ पर। तो आज की क्लास हमने यहाँ तक आपको लिया है। तो आज के सवाल में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप बताइए आज आपको कुछ सीखने को मिला या ये सब पहले सब जानते थे? यस सर, सीखने को सर ये मिला। सब पहले से आपका क्लास देख लिया था, तो आज थोड़ा सा और भी क्लियर हो गया और ज्यादा मजा आ गया। नहीं नहीं बढ़िया है। थोड़ा स्टार्टिंग का इनिशियल एक्चुअली मेरा लॉगिन का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मेरा 5-10 मिनट्स वेस्ट हो गया था। तो वो आप जब वीडियो शेयर करेंगे तो मैं देख के उसको वो कर लूंगी। नहीं हाँ नहीं वो सबीना जी, वो वीडियो पहले मिल में जाएगा। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं थे। ओके, टेंशन मत लो। क्योंकि बाकी का तो मतलब मुझे आज ये मैंने नया सीखा है। मैंने आपका वीडियोस के थ्रू गई थी तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो पा रहा था, मुझे काफी कुछ कनेक्ट हो पा रहा था इनफैक्ट। सर आप मुझे लोग का थोड़ा ये सा दूसरा डेल्टा में क्लास थोड़ा है? सा प्रॉब्लम हो जाता कभी कभी। डेल्टा पी और जो सेंसिंग इन मोमेंटम, P1 तो इनिशियल पॉइंट और PF तो नहीं फाइनल पॉइंट, दिमाग में ना दोनों सेट कर डेल्टा। लिए। देखिए डेल्टा डेल्टा ट्रायंगल जैसा होता है। डेल्टा बोलते हैं उसका मतलब चेंज होता है। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके ओके सर मगर ये यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी क्यू है, जब हमारा यू वी माइनस की एक वी है। वेलोसिटी है। यहाँ कॉमन ले लिया था ना वेलोसिटी मैंने यहाँ पर। सर यू ये कहाँ वाला जाता है? ये कॉमन ले लिया ना। हाँ यू, यहाँ फिर यू कहाँ गया? ओके डेल्टा का मतलब होता है ना चेंज। ओके ओके। हाँ हाँ फाइनल माइनस वी तो डिनोट करने के लिए होता है। जनरली वी जो होता है वेलोसिटी को डिनोट करने जहां भी आएगा सुबह से लेकर शाम तक ना, आप एक दिन खाली ट्राई करो। सुबह उठो बोलो डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फिर मन करे फिर बोलो डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसा सुबह से लेकर शाम तक करो, एक दिन में आपका ठीक हो जाएगा ये। जैसे वो 2 का टेबल 3 का टेबल याद करते थे। सर, ये एम यू और एम बी पहले नहीं समझ रहा था, बट आपका वीडियो देखने के बाद अभी ये चीजें कनेक्ट हो पा रही है। ये आपका दूसरा क्लास है ना, आप लोग का सेकंड क्लास है ना ये? यस सर यस सर। अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। जी सर, यस एक्चुअली मैंने बिल्कुल आपका एक सर। वीडियो 10th वाला जो वीडियो देखा था उसमें कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट आउट कर रहे थे, बट आपके वीडियोस की वजह से एक्चुअली उनको बहुत कुछ समझ में आया। हाँ और सर मेरा हर तो क्लास में 9th-10th में कोई बोलिए। 9th-10th में मेरा तो सर साइंस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। हम्म फिर भी तो मुझे बहुत ही आ रहा। लेकिन सर वैसे आपको मैंने बताया मेरा वो ड्यूटी रहते सर, वो मैं क्लास नहीं कर पाता। लेकिन आज तो पूरा कर ही लिया, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। फिर भी कोशिश करूंगा हर बार। सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। यस सर इंटरेस्ट यस सर। खत्म सब खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सर नॉर्मल। एक्चुअली मुझे साइंस बोलिए। का कुछ
इंटरेस्ट एक्चुअली मैं पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। हम्म। साइंस मुझे क्या है, बस लिया है ना तो आई हैव टू डू इट, आई वांट टू गो थ्रू दिस। तो इट इज वेरी मैंने आपको बोला ना, मैंने आपके क्लासेस के पहले खुद अपना दूसरे वीडियोस में दिमाग लगाने की कोशिश किया। मैं लिटरली आधा घंटा देख के 2 घंटा सो गई, मतलब दोनों क्लासेस में। अच्छा। मेरा ब्रेन इतना थक गया था कि मैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रही थी कि मैं कितना इन्फॉर्मेशन ले लूं। तो वो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद मैं इसको थ्रू कर पाऊंगी या नहीं, बट एटलीस्ट आपके लाइव क्लासेस में और आपके वीडियोस से कनेक्ट होने होते में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आपको इतना समझ में आ रहा है, ये तो कई बार मुझे खुद के स्टूडेंट से थोड़ा सा जलन भी होता है कि आपको इतना कम समय में इतना समझ में आ रहा है। मुझे 3 महीने तक समझ में नहीं आया था। सर मुझे भी वही हाल है सर। वो फिजिक्स केमिस्ट्री देखा था ना, तो देखा तो ऐसा लगता था सर ये कब मेरे से होगा ही नहीं। तो अभी मैंने ऐसा कर लिया, फिजिक्स को मेरा बीबी बना लिया और केमिस्ट्री को मेरा साली बना लिया, तो अभी हम्म। मजा आने लगा सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया ससुराल हो गया तो। चलिए एनीवे, अभी मेरा अगला मैथ क्लास है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। सर कल सर एंजॉय। हमारा केमिस्ट्री क्लास होंगे, ठीक है सर, मिलेंगे केमिस्ट्री क्लास में। ठीक।